अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो की हद तक मैं आप लोगों को ये कह के आगे गया था कि हम अगली वीडियो के अंदर डायरेक्टली इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट की तरफ आ जाएंगे। बहरहाल आई थिंक मैं आपको दो और इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ पिछली वीडियो में नहीं बता सका था। मेरा ख्याल है मैं आपको वो बताऊंगा पहले, और उसके बाद हम सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की तरफ चलेंगे। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है जो पाकिस्तान को देखने को मिला, वो है प्रेसिपिटेशन और सी लेवल का। ठीक है, तो अगर पहले सी लेवल के ऊपर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस के अंदर कि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है दैट इज़ कंसिडर्ड द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वाई? बिकॉज इट हैज़ 7,000 ग्लेशियर्स ओवर देयर। ठीक है, और उनमें से 3,000 ऐसे हैं जो कि क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, और उनमें से भी 30 ऐसे हैं विच आर ऑन द ब्रिंक ऑफ bursting as glacier outburst lake। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक प्रोन है टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और हम इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि हमारा मानसून सीज़न भी बड़ा एक्टिव है, तो वो भी हमें थोड़ा सा एक 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 वो कहते हैं ना, ख़तरे की घंटी का बजना, वो हो रहा है हमारे साथ। तो अगर हम इसी को एक क्रोनोलॉजी में लेके चलें, तो अगर हम पहले बात करें एनुअल प्रेसिपिटेशन की, तो वो हमें देखने को मिलता है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन हैज़ स्लाइटली इंक्रीज इन द लास्ट 50 ईयर्स और सो। पिछले 50 साल में हमारी एनुअल प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा गर्म होकर एकदम से क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, एंड ऑफ कोर्स एक पूरे का पूरा साइकिल जो है आपका ज़्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ। फिर ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से, जो कि हुई क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये एक इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, रादर नॉट दी वॉल्यूम ऑफ वाटर डायरेक्टली बट वाटर फ्लो। आपने क्या देखा कि सी लेवल अलोंग द कराची कोस्ट हैज रिजन अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स इन द लास्ट सेंचुरी, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है, पीछे एक दिहाई में, एक सेंचुरी में, एक सदी में 10 सेंटीमीटर्स तक कराची का जो कोस्ट लेवल है वो इंक्रीज करता हुआ आपको नजर आया। अगली 2100 तक की अगर बात करें, तो 2100 तक 60 सेंटीमीटर्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज। ठीक है, अराउंड 60 सेंटीमीटर तक एक उसका राइज होगा। और उससे मसला क्या होगा कि हमारे यहाँ जितने भी लो लाइन कोस्टल एरियाज हैं, वो सारे के सारे एक हद तक उनके ऊपर एक ख़तरा जो है वो होगा कि दे माइट कम अंडर the sea water, and this is quite problematic. I mean, it's self explanatory. I don't really need to explain over here. ठीक है, मैप की तरफ अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये नॉर्दर्न एरिया ही है। अगर डार्कर ब्लू जहाँ पे भी आपको नज़र आए, इट मीन्स कि वहाँ पे ज़्यादा आपको बारिश होती हुई नज़र आ रही। सिंपल इज़ दैट। अगर आप इस लेजेंड को भी देखें, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये तमाम एरिया मैंने पॉइंट आउट किया हुआ ऑलरेडी। ये तमाम एरिया है आपका वो एरिया जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है। नॉर्दर्न पंजाब, KPK, बलूचिस्तान का नॉर्दर्न हिस्सा, वहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का फ्लो आने ऐसे। ठीक है, और आपके रिवर्स का फ्लो ऐसे आ रहा है, आपकी ग्लेशियर जहाँ से। तो ये सारा जो मैं कहता हूँ ना वाटर हाईवे है, वो इस तरह से बन रहा है। आप इसको अगर देखें तो अगर ये आपका ये वाला एरिया यहाँ है, कराची वाला एरिया आपका यहाँ करके, तो देयर इज दिस टेंजेंट। ठीक है, दैट इज क्वाइट एविडेंट। फिर अगर हम बात करें लैंड ऑफ फॉरेस्ट कवर की, जिसके लिए मैंने फिर वही बात पहले ही आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है इस चीज़ को। सो लैंड ऑफ फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए, तो फॉरेस्ट कवर इन पाकिस्तान हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 3.3% इन 1990 टू 1.9% इन 2015। ठीक है, ये तो 2015 तक की कहानी थी। अभी इट स्टैंड एट 5.2% अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, कैसे हुआ 5.2%? वो इस तरह से हुआ कि हमारा बॉर्न चैलेंज, मिलियन ट्री सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी, इन तमाम फैक्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो इनिशिएटिव्स हैं, इन्होंने इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंगली फॉर अ कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड एज अ कंट्री विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, ठीक है, इट हैज़ टू हैव एटलीस्ट 12.5% ऑफ इट्स एरिया, 12.5% ऑफ इट्स एरिया कवर्ड इन फॉरेस्ट। यानी उस फॉरेस्ट का जो कुल तादाद होनी चाहिए, जो लैंड एरिया वो कवर कर रहे हो पूरे मुल्क के अंदर, वो कम से कम 12.5% होनी चाहिए। पाकिस्तान टारगेट्स एट 5.2%। वी स्टिल हैव अ लॉट टू डू, वी स्टिल हैव माइल्स टू गो, आई मस्ट से, बट येस, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि वी आर इन अ गुड पोजिशन राइट नाउ। अच्छा, नुकसानात के ऊपर अगर आएँ, तो डिफॉरेस्टेशन का नुकसान ये हुआ कि 48% ऑफ सॉइल इन पंजाब एंड सिंध नाउ इज़ वाटर लॉक्ड। ठीक है,
ये डिफॉरेस्टेशन का नुकसान किस तरह से है, इस तरह से कि अच्छा, बल्कि उससे पहले वाटर लॉगिंग क्या होती है। वाटर लॉगिंग, आप तस्वर कीजिए एक स्पंज को, ठीक है, स्पंज के ऊपर मैं पानी डालूंगा वो एब्जॉर्ब करेगा, राइट, इसी तरह ही होता है ना। लेकिन उसकी भी एक सैचुरेशन पॉइंट है कि उससे ज़्यादा वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दिस प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली फॉलोड व्हेन इट कम्स टू लैंड, ठीक है। लैंड का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब पानी और ज़्यादा पड़ता है तो पानी उसके ऊपर खड़ा होना शुरू होता है। दिस इज नोन एज वाटर लॉगिंग, एसेंशियली इसको वाटर लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलता जुलता ताल्लुक है वाटर सेलेनिटी का। खैर उसके अंदर अभी हम डिटेल में नहीं जाते, लेट्स लीव इट अप फॉर द पोल्यूशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे। लेकिन वाटर लॉगिंग होना आपका शुरू होगी 48% ऑफ सॉइल इन पंजाब एंड सिंध। 48% ऑफ सॉइल यानी आपके एग्रीकल्चरल लैंड वाला जो सॉइल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो इसमें वाटर लॉगिंग का और सेलेनिटी का शिकार है, ठीक है। उनमें से 18% यानी इस 48% में से 18% इज हाईली सेलाइन, ठीक है। सेलाइन होता है जिसे हम आम फहम ज़बान में कहते हैं जहरीली हो जाना, मिट्टी का जहरीली हो जाना, ठीक है, उसके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है और डिजर्टिफिकेशन हो रही है। और ये क्यों हो रहा है, पानी का खड़ा होना क्यों हो रहा है, ये फिनोमिनन क्यों हो रहा है, क्योंकि दरख्त आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। दरख्त मौजूद नहीं है, उसकी वजह से आपकी कार्बन एमिशंस जो हैं कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और हो क्या रहा है, उसकी वजह से आपके यहाँ ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, उसकी वजह से आपका पानी का फ्लो बढ़ रहा है, फ्लड्स ज़्यादा आ रहे हैं। फ्लड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, आपके यहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है और सैलिनिटी हो रही है, ठीक है। इसी के साथ एक और मिलता जुलता एक टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, दैट इज ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड बायोलॉजिकल कैपेसिटी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, असेंशली स्पीकिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज कि हम इकोलॉजी से या हमारे इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है इन नटशेल, उससे कितनी चीज़ें जो हैं हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कि हम ओवरऑल इन्वायरमेंट जिसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल इन्वायरमेंट सारी चीज़ें आती हैं, उसमें से हम कितना एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ पाकिस्तान इन 2012 वगैरह 2012 की बात करूँ, आज से 8 साल हो गए हैं, लेकिन बहरहाल यही मुझे लेटेस्ट मिला। अगर आपको इससे बेहतर को मिलता है तो प्लीज़ पोट इन देयर। इट वॉज 0.8 ग्लोबल हेक्टर्स। ग्लोबल हेक्टर्स क्या होता है, वी डोंट नीड टू गेट इनटू इट, हमें ये पता होना चाहिए कि 0.8 हमारी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट था। अच्छा, इसी के बरक्स अगर देखा जाए हमारी बायो कैपेसिटी क्या है, बायो कैपेसिटी द कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू गिव टू द populace that resides in it in a particular region, ठीक है। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के थ्रू जो हम देते हैं, क्योंकि देखिए ना, दरख्तों से हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का ताल्लुक है, खाने का हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का ताल्लुक है, हमारी मीट इंडस्ट्री का बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से ताल्लुक है, समझ रहे हैं ना। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। तो बायो कैपेसिटी हमारी क्या है, दैट इज 0.4 ग्लोबल हेक्टर्स। इट इज़ जो हमारी डिमांड है, इट इज़ रफली डबल to what the environment can provide in a sustainable manner, ठीक है। सो सस्टेनेबल मैनर में रहते हुए, सस्टेनेबल मैनर यानी एक ऐसा मैनर जिसके अंदर रिप्रोड्यूस कर सके उसी एक्सटेंट तक, वो है 0.4 ग्लोबल हेक्टर्स। हमारी डिमांड इससे डबल है। तो अभी हम क्या करें, वी आर एग्जॉस्टिंग द इन्वायरमेंट, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज का मसला हमें नज़र आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका भी मेरा ख्याल है लिंक आप लोगों के सामने ड्रॉ हो गया। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और पाकिस्तान। उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें करंट इकोनॉमिक टोल की, कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक टोल जो है वो किस हद तक है, कितना ज़्यादा है, तो ये तमाम फिगर्स जो हैं ये आपके NDCs वगैरह से ही लिए गए, NDC के डॉक्यूमेंट से और कुछ रिसर्च स्टडीज़ हैं उधर से। द इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बिटवीन 1998 एंड 2018 अमाउंट टू अराउंड $3.47 ट्रिलियन। दिस इज़ अ ग्लोबल स्टैट। ग्लोबली 1998 से 2017 तक $3.47 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है दुनिया को इन जनरल हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान है सफर एन इकोनॉमिक लॉस ऑफ $384 मिलियन ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लास्ट ईयर। सिर्फ पिछले साल तक ये, और ये पिछला साल बाय द वे, ये चूँकि 2018 की स्टडी है, दिस इज़ 2017 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। 2017 में $384 मिलियन का हमें नुकसान हुआ था। इन कॉन्ट्रास्ट अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, इट सफर्ड अ लॉस ऑफ 2.8 बिलियन। बांग्लादेश ज़्यादा प्रोन है क्लाइमेट चेंज का। इंडिया ने 13.7 बिलियन लूज़ किए। श्रीलंका लॉस्ट $3 बिलियन एंड चाइना लॉस्ट $30 बिलियन, ठीक है। बट पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे $384 मिलियन के ऊपर जो है हमारी सुई अटकी हुई थी, और ये 2017 की बात है। So this is just the beginning of the economic toll that we have had.
इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि हमें अब इकोनॉमिक्स के लिहाज से और क्या हमें ज़रूरियात हैं, वो अगली वीडियो में बताता हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ इकोनॉमिक टोल तक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ये सारी बातें। नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक टोल को ही कंटिन्यू करते हैं एंड विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट दी सोशल इम्पैक्ट्स। सो उम्मीद है कि आपको जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट था इस वीडियो का जो खसूसन पार्ट बन रहा है वो आपको तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इस उम्मीद के साथ मैं अब अगली वीडियो की तरफ चलता हूँ। आप लोग एक ब्रेक लेके आइए। बहुत शुक्रिया।